हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास पे स्वागत करता हूँ। आज मैं बीए सेमेस्टर 2 के पेपर 1 जिसका नाम है CC3 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2, इस पेपर से एक महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ। आज हमारे अध्ययन का जो विषय है वह है जाति व्यवस्था। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में जाति व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण विषय है। हम इस विषय को आज अपने क्लास में अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था की भांति जाति व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द कास्टा से हुई है, जिसका अर्थ प्रजाति अथवा नस्ल होता है। इस शब्द का लैटिन शब्द कैस्टस से भी निकट संबंध स्वीकार किया जाता है, जिसका तात्पर्य अमिश्रित अथवा जाति से है। वास्तव में जाति से तात्पर्य एक विशिष्ट आनुवांशिक जातीय समूह से है, जो विभिन्न सामाजिक प्रथाओं पर आधारित है। अतः स्पष्ट है कि एक जाति के अंतर्गत केवल वही लोग सम्मिलित स्वीकार किए जाते हैं जिनके समान प्रकार के अनुष्ठान और परंपराएं होती हैं। जाति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। रिजले ने इस संदर्भ में लिखा है कि यह परिवारों अथवा उनके समूह का संग्रह है जिनका एक सामान्य नाम होता है, जो एक ही परिवार के आनुवांशिक व्यवसाय करने का दावा करते हैं, जो उन लोगों के द्वारा जो अपना मत प्रदर्शित करने के योग्य हैं, एक रूप समुदाय समझे जाते हैं। चार्ल्स कुले की मान्यता के अनुसार जब कोई एक वर्ग पूर्ण रूप से आनुवांशिक होता है तो हम उसे एक जाति कह सकते हैं। क्रोबर ने भी जाति की परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक जाति मनुष्य की इकाई का अंतर्विवाह वाला और वंशानुगत वह छोटा भाग है जिसकी मर्यादा ऊंची या नीची है, अथवा जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा दूसरे छोटे हिस्सों के मुकाबले ऊंची या नीची होती है। वस्तुतः जन्म जाति के निर्धारण करने में आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कहा जा सकता है। अब हम जाति के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालेंगे कि भारत में जाति व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ। विद्वानों की यह धारणा है कि ब्राह्मणों ने अपनी जातीय शुद्धता को बनाए रखने के लिए इस व्यवस्था को जन्म दिया था। साथ ही समाज में वह अपनी स्थिति की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए भी इच्छुक थे, ताकि अन्य लोगों पर उनकी संप्रभुता बनी रहे। फ्रांसीसी विद्वान अबे दुबाय ने भी इस संबंध में लिखा है कि जाति प्रथा ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई चातुर्यपूर्ण योजना है। वस्तुतः वह अन्य जातियों पर अपनी सर्वोच्चता को स्थापित किए रहने के पक्षधर थे। डॉक्टर खुरिये ने भी इस संदर्भ में लिखा है, जाति प्रथा इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों की संतान है, जो कि
गंगा यमुना के मैदान में पली और वहां से देश के अन्य भागों में ले जाई गई। दूसरी मान्यता यह है कि जाति स्वयं ब्रह्मा की रचना है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जाति से संबंधित वर्णन से इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है। तीसरी मान्यता यह है कि जातियों का नाम उनके व्यवसायों के सूचक है। नेस्फील्ड ने लिखा है, व्यवसाय भारत में जाति प्रथा के उद्गम में सहायक व उत्तरदायी है। बौद्ध धर्म में भी कार्य के अनुसार जाति के निर्धारित किए जाने का वर्णन उपलब्ध होता है। एक अन्य विद्वान ने जाति का निर्धारण प्रजातीय गुणों के आधार पर किए जाने की भी उल्लेख किए हैं। लंबी नाक और गोरा वर्ण के लोग आर्य तथा चपटी नाक एवं काले रंग की वर्ण के लोग अनार्य स्वीकार किए गए हैं। डॉक्टर मजुमदार ने ये कहा है कि जाति का स्तर रक्त की शुद्धता और सामाजिक वर्गों के पृथक्करण पर निर्भर करती है। जाति प्रथा के उद्गम के धार्मिक सिद्धांत को मान्यता प्रदान करने वालों में हिकार्थ व सेनार्ट विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो माना के सिद्धांत के अनुसार जाति प्रथा का उद्भव हुआ मानते हैं, जो एक रहस्यमय शक्ति है। किंतु शरद चंद्र राय इससे सहमत नहीं है। उनके अनुसार माना की भावना संसार की सभी जातियों में पाई जाती है, परंतु भारत के अतिरिक्त अन्य किसी भाग में जाति प्रथा के उद्भव का वर्णन नहीं मिलता। सेनाट के अनुसार इष्ट देवताओं की भिन्नता और खान पान का अंतर भी इसके उद्भव के लिए उत्तरदायी कहा जा सकता है। हट्टन ने सेनाट के सिद्धांत के विरोध में लिखा है कि सेनाट की व्याख्या से यह निश्चित नहीं हो पाता है कि जाति व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित है अथवा धार्मिक क्रियाकलापों पर। जाति प्रथा के उद्भव के लिए भले ही कोई भी कारण उत्तरदायी रहा हो, किंतु यह स्पष्ट है कि धीरे धीरे इस प्रथा ने पूरे समाज को अपने बंधन में जकड़ लिया। जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ भारत में 4 प्रमुख जातियों के अतिरिक्त कई उपजातियों का उदय हुआ और अलग अलग कार्य करने वाले लोग पृथक पृथक जाति के स्वीकार कर लिए गए। राजा राममोहन राय ने जाति प्रथा की कठोरता का विरोध करते हुए कहा है कि हमारे बीच में यह एकता के अभाव का प्रमुख स्रोत रही है। एक अन्य विद्वान ने इसकी तुलना गले में लटके हुए मील के पत्थर से की है, जो हमारे शक्ति रस को निरंतर चूस रही है। अब हमने जाति व्यवस्था और इसके उद्भव पर विभिन्न विद्वानों के विचारों को देखा। इसके पश्चात हम जाति और वर्ण के बीच अंतर को स्पष्ट करेंगे। तो कुछ विद्वानों ने वर्ण और जाति को पर्यायवाची शब्द के रूप में वर्णित किया है, किंतु वस्तुस्थिति पूर्ण रूप से भिन्न है। दोनों के मध्य पाए जाने वाले अंतर को हम निम्न रूप से अभिव्यक्त करते हैं।
पहला जो दोनों के बीच में मुख्य अंतर है वह है कि वर्ण कर्म प्रधान व जाति जन्म प्रधान होता है। दूसरा, वर्ण का आधार गुण एवं कर्तव्य के आधार पर किया जाता है, परंतु जाति का निश्चय जन्म से ही हो जाता है। इसकी तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि जाति व्यवस्था जटिल है, किंतु वर्ण व्यवस्था में लचीलापन देखा जाता है। इसकी चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है कि वर्ण केवल 4 बताए गए हैं, जबकि जातियों की संख्या हजारों में होती है। इनकी पांचवी जो मुख्य तुलना है वह है कि जातियों में उपजातियों का होना पाया जाता है, किंतु वर्ण में उपवर्ण का कोई उपबंध नहीं होते। छठी जो इसके दोनों की तुलना है वह है कि वर्ण व्यवस्था भारत की सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, किंतु जाति प्रथा का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय होता है। अतः स्पष्ट है कि वर्ण और जाति दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। उन्हें एक मानना कदापि असंगत प्रतीत होता है। इस प्रकार से हमने अपने इस लेक्चर में देखा कि जाति व्यवस्था क्या होती है और जाति व्यवस्था के उद्गम पर अनेक विद्वानों ने अनेक विचारों को रखा है, और अंततः हम जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को तुलना करके दोनों में क्या मूल अंतर पाया जाता है उसके बारे में चर्चा की। अब स्वाभाविक रूप से हमारे समक्ष यह प्रश्न उठता है कि हमसे इस विषय से संबंधित क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जाति व्यवस्था को आपको जाति व्यवस्था क्या है, इसके क्या स्वरूप है, इससे प्रश्न आ सकते हैं। इसमें आपको जाति व्यवस्था का परिभाषा और विभिन्न विद्वानों द्वारा बताए गए परिभाषाओं को दर्शाते हुए इसका निष्कर्ष लिखिएगा। और यदि आपको समग्र रूप से लिखने के लिए दिया जाए कि जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके स्वरूप, महत्व एवं इसकी वर्ण व्यवस्था से तुलना कीजिए, तब आप इस संपूर्ण ये को आप दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप जाति व्यवस्था के किसी भी प्रकार के प्रश्न के लिए तैयार रहें। यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण विषय है। इससे संबंधित एक सवाल आपको जरूर पूछे जाएंगे, तो आप अपनी तैयारी कीजिए। हमारी आपको शुभकामनाएं हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जाति व्यवस्था से संबंधित आपके सभी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। यदि फिर भी आपके मन में कोई शंका हो या कोई सुझाव हो तो आप हमें हमारे कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। हम उनका यथाशीघ्र उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जाति व्यवस्था होने के पश्चात हमारा अगला विषय जो है वह वर्ण व्यवस्था होगा। हम उसका वीडियो अगले क्लास में बनाकर आप लोगों को प्रस्तुत करेंगे। आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे सहजता से समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक नए क्लास के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।